चलिए, इतिहास और संविधान की विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट की और आज हम बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक नेम है प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब हम इंडस्ट्री को प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, फिर हम एग्रीकल्चर को भी प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और फिर हम देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उस दौर में। तो हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इंडस्ट्री एंड प्लानिंग को एक साथ समझते हैं तो यहाँ पर ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड क्यों हुई, हमने क्यों ये मॉडल फॉलो किया। जब हम प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड की बात करते हैं तो मतलब ये है कि प्लानिंग करने वाली कोई बॉडी भी होगी, वो बॉडी यहाँ पर गवर्नमेंट है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्यों गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में इंटरवीन किया, क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन उस समय में रिक्वायर्ड थी। और ऐसी रिक्वायरमेंट सिर्फ कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स रखे हैं ऐसा नहीं है। प्रोमिनेंट बिजनेस ग्रुप्स, प्रोमिनेंट बिजनेस हाउसेस भी ये डिमांड रख रहे थे कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, इसमें कौन से ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ऐसी बाधाएं हैं जिसकी वजह से सरकार का उसमें हस्तक्षेप करना अनिवार्य समझा गया। वह ज़रूरी था कि स्टेट उस समय में इंटरवीन करे। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको देंगे और ये सारे क्वेश्चंस हल करते हुए हम बढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से क्या रिलेशन बना उस समय। आप इनिशियल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स हुए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पढ़ेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमी की तरह नहीं, वो हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स में डिटेल में है एक एक पॉइंट की तरह। आज हम उसे संविधान और इतिहास के विकास के संदर्भ में देख रहे हैं और आज हम समझेंगे कि क्या लाइसेंसिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट लेकर के आई उसके पीछे के क्या मोटिव्स थे और वो कितना सक्सेसफुल हो पाया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। इन सभी चीज़ों कॉन्टेक्स्ट में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। टॉपिक में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन रखा है। इंट्रोडक्शन यही है कि हम आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्री की स्टडी करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल था उस समय की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो हमने ये माना कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी का बहुत डीप एक्सप्लॉयटेशन किया गया एक कॉलोनियल स्टेट के द्वारा, और वो था ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। कॉलोनियलिज्म की मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए उन्होंने इंडियन मार्केट, इंडियन लेबर और इंडियन रॉ मटेरियल बहुत ही रेपिशियसली एक्सप्लॉइट किया फॉर द होम इकोनॉमी, दैट इज़ द ब्रिटिश इकोनॉमी। तो इंडियन इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रिजिम के दौरान स्ट्रांगली अफेक्ट हुए। एक बहुत ही स्टेगनेंट, इनफैक्ट डिक्लाइन देखा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ भी देखा और एम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री भी अच्छे से पढ़ी है, हमने आपको इतिहास में ये पढ़ाया था। जब इस तरह का एक सिस्टम आपको मिला है इंडिपेंडेंस के समय में, आप स्वतंत्र हो रहे हैं, 15 अगस्त 1947 का डेट है, और आपको भारत को जो उस समय में चुनौतियां हैं जिनमें रिफ्यूजीज़ का इशू एक इशू था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट भी एक इशू था, और अगला है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशू की जड़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक उस 200 ईयर की ब्रिटिश रूल में है जिस दौरान इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया। तो एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी खड़ी थी भारत के सामने, और भारतीय नेताओं को, इंडियन पॉलिसी मेकर्स को इस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को अब एक चुनौती के तौर पर लेना था और इससे उभरना था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही एक की थी
जिसकी के माध्यम से आप पॉवर्टी, हंगर इन्हें ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जॉबलेसनेस का आंसर थी। आप जॉब्स प्रोवाइड करने वाले थे इससे, और जॉब्स परचेजिंग पावर बढ़ाने वाली थी, और परचेजिंग पावर ही है उस समय में जो पॉवर्टी एंड हंगर से आपको बाहर ला सकती थी, और आपकी कंट्री में एक अच्छी कंज्यूमर गुड्स डिमांड को क्रिएट कर सकती थी, जिससे एक होम मार्केट एक्सटेंसिव डेवलप हो और इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए, वो खुद से चलने लोग लायक बन जाए। ये सब परिस्थितियाँ थीं भारत के सामने। ऐसे में जो प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट लीडर्स थे उस समय में, और जो बिजनेस हाउसेस थे, जो बिजनेसमैन, बिजनेस ग्रुप्स थे, इन सब का एक स्वर में यह मानना था, ध्यान रखें, सबका एक स्वर में सब मान रहे थे इस बात से, तो एक कोइंसिडेंस अचीव हुआ, अदरवाइज़ ये नहीं होता था। नेशनलिस्ट लीडर्स ऑलवेज ये चाहेंगे कि स्टेट कंट्रोल जो है वो अधिक रहे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर स्टेट के कंट्रोल में रहें, यहाँ पर कहने का मतलब सरकार के कंट्रोल में रहें। लेकिन बिजनेस हाउसेज ऑलवेज़ ये मानेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ना हों इकोनॉमी में। गवर्नमेंट सपोर्ट तो उन्हें हमेशा चाहिए होती है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस नहीं चाहिए जब बात स्केल ऑफ प्रोडक्शन की हो, जब बात प्राइसिंग की हो, जब बात वेजेस की हो, सैलरीज़ की हो, जब बात कॉस्टिंग की हो, तब उन्हें किसी तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि मार्केट मैकेनिज़्म वर्क करे, डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमेना अपने आप ही मार्केट को चलाए, तो मार्केट स्वतः ही चलती रहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिजनेस हाउसेस और प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट लीडरशिप के बीच में एक कोइंसिडेंस देखने को मिलता है, और वो इस बात पर है कि स्टेट इंटरवेंशन से एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल अपनाना पड़ेगा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कराने के लिए, और ये प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल ही रेमेडी है, आंसर है उन डैमेजेस का जो डैमेजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हुए। तो जो भी डैमेजेस कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुए उन्हें ख़त्म करने का एक जवाब यही प्लानिंग ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। और दूसरा, जो फ्यूचर ग्रोथ अचीव करनी है इंडिया को, टू सॉर्ट आउट द इशू ऑफ जॉबलेसनेस, पॉवर्टी, हंगर, एंड टू क्रिएट द होम मार्केट, और टू डेवलप द सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी, उसके लिए भी हमको एक प्लानिंग ओरिएंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल चाहिए, जिसमें सबसे अहम भूमिका इंडस्ट्री निभाएगी। तो हमें प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए विद स्टेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इस समय में एक मॉडल के तौर पर स्वीकारा गया, लगभग भारत भर के सभी नेतागणों में और उस समय के उद्योगपतियों में इस बात को लेकर के एक सामंजस्य स्थापित हो गया था कि हाँ, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि ऐसे सामंजस्य स्थापित भी क्यों हुए। पहले शुरुआत अब हम यहाँ से करते हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एट इंडिपेंडेंस। तो इसके अंडर ये सारी हेडिंग्स हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एट इंडिपेंडेंस, देखिए जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो इस पीरियड में ये तो बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है, और वो हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ाया है कि एक स्ट्रॉन्ग अंडर डेवलपमेंट के फेज़ में गया इंडिया। जब मैं इस अंडर डेवलपमेंट के फेज़ की बात करता हूँ तो आपको एक तरफ दूसरी पिक्चर भी नज़र आएगी, और वो पिक्चर ये है कि एक फेज़ ऐसा भी नज़र आएगा जब इंडिया की आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आएगी। इतना स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल स्टेट होने के बावजूद भी, उनकी एक्सप्लॉइटिव कैरेक्टर होने के बावजूद भी, एक फेज़ में आपको इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी नज़र आएगी। तो अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि जब ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन हुई ड्यूरिंग द 200 ईयर्स, एक्टिव रूल 200 साल की जब हम बात करते हैं तो वो 1757 से 1947 की बात होती है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1947 देश की आज़ादी तक। लेकिन ब्रिटिशर्स तो इंडिया में 1605 से इंटरवेंशन कर चुके थे, उनका एडवेंट हो चुका था। तो तब से शुरू करें अगर तो 15th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक
वो लगभग भारत में एग्जिस्ट करेंगे 1605 से लेकर के 1947 तक। तो 1605, 1705, 1805, 1905, तो लगभग 350 साल तक का समय बिताया है उन्होंने भारत में। 200 साल तो वो है जब उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल किया, लेकिन 350 साल, 350 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर स्पेंड किए हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसे में अब जब हम बात करते हैं 350 साल की, तो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो इंडिया का नज़र आता है, एक स्टेगनेंसी नज़र आती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल आउटपुट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और एक स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ डीमोटिवेशन टुवार्ड्स द इंडियन आर्टिजन एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़ नज़र आता है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन अब यहाँ पर टाइम एंड स्पेस की अगर हम बात करें तो ये सेम नहीं रहा थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड। इसमें वेरिएशंस थी। कहने का मतलब ये है कि हर समय में एक जैसा ही नेगेटिव इफ़ेक्ट या फिर अगर कोई बेनिफिट था तो वो हर समय एक जैसा नहीं रहा, वो समय दर समय बदलता रहा। और हर रीजन में, इंडिया के हर रीजन में ब्रिटिश इम्पैक्ट एक जैसा नहीं रहा, वह भी बदलता रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो 17th सेंचुरी का दौर था, 1605 से लेकर सारा, अगर जब ब्रिटिशर्स का पीरियड देखें तो 1700 तक, और फिर उसके बाद ही लगभग 1750 तक का जो एक दौर आपको नज़र आएगा, इस दौर के दौरान, इन 150 सालों के दौरान आपको इंडियन टेक्सटाइल में ग्रोथ नज़र आएगी। और वो ग्रोथ इस कॉन्टेक्स्ट में नज़र आएगी कि आपको अच्छा खासा एक्सपोर्ट इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर वर्ल्ड की तरफ जाता दिखेगा। लेकिन फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वही इंडियन टेक्सटाइल, वही इंडियन आर्टिजन, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम इंडस्ट्री पूरी तरह से नष्ट होती नज़र आएगी जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से आगे, फिर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के मिड तक, यानी कि 1940-50 तक। ये समय जब आप देखेंगे 1750, 1760 ऑनवर्ड्स, फिर आपको ये दिखने लगेगा कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ से बना हुआ टेक्सटाइल इंडिया की ओर आने लगेगा, और फिर इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट नष्ट होने लगेगा। तो इस तरह से थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश एडवेंट इनटू इंडिया और द ब्रिटिश कंट्रोल इनटू इंडिया, एक जैसा इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट वेरिएबल था। और एक ही आर्टिकल की हमने बात की, वो था कॉटन टेक्सटाइल, उसमें हमने देखा वेरिएशन आई। इसी तरह से रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो अगर आप इंडिया के वेस्ट रीजन की बात करेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये रीजन आपको रिलेटिवली ज़्यादा ग्रो करते नज़र आएंगे ईस्टर्न रीजन्स के कंपैरेटिवली। और यही एक कारण है कि आज दिन तक अगर आप इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न एरिया जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, एज़ कम्पेयर टू द आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड इवन बंगाल, इनसे ज़्यादा डेवलप्ड है, इनसे बेहतर है, इनसे आगे है। क्योंकि इसका भी जवाब ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में छुपा हुआ है। वेस्टर्न रीजन को बूस्ट अच्छा मिला, क्योंकि ईस्टर्न रीजन की हम बात करें तो ईस्टर्न रीजन में जो कैलकाटा और ईस्टर्न कोस्टल एरिया के जो बाकी पोर्ट्स हुआ करते थे, उनका यूज़ किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने में। लेकिन अब मुद्दा ये हो जाता है कि धीरे धीरे जापान स्ट्रॉन्ग होने लगा था ईस्ट एशिया रीजन में, और फिर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बहुत क्लोज करके रखा हुआ था। इस तरह से ये जो रीजन है, इस रीजन से ब्रिटिशर्स का जो मोनोपोली थी वो कम होती चली गई। और फिर एक समय ऐसा भी आया 1770 ऑनवर्ड, जब अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्ट्रेंथेंड होगा, वहाँ की रेवोल्यूशंस होंगी, 13 कॉलोनीज़ आपस में कोलैबोरेट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स बनेगा। और फिर वो जब ग्रो होगा तो 1800 ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इम्पैक्ट आपको पैसिफिक रीजन में देखने को मिलेगा। तो वो पैसिफिक आइलैंड रीजन पे उनका इम्पैक्ट आएगा। साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में जापान अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और
यूरोप की अदर कंट्रीज़ भी वहाँ पर डोमिनेटिंग है, जैसे इंडोनेशिया में डच डोमिनेटिंग रहेंगे, इंडो चाइना पेनिनसुला जैसे कि लाओस कंबोडिया वियतनाम, यहाँ पर फ्रेंच डोमिनेटिंग रहेंगे। हाँ, सिंगापुर मलेशिया इन एरियाज़ में ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन रहेगा। म्यांमार बर्मा इसमें भी ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन रहेगा, बट सेवरल फैक्टर्स वर देयर। तो एक तरह से ईस्ट कोस्ट और ईस्टर्न रीजन में आने वाली इंडस्ट्रीज़ उतनी प्रॉमिसिंग और वो ट्रेड उतना प्रॉमिसिंग नहीं रहा एक समय के बाद। लेकिन यही वेस्ट में इंक्रीज़ होता चला गया। 1869 शॉर्टेस्ट रूट उस समय में डेवलप हो जाना वाया रेड सी, दैट इज़ द सुएज़ कनाल, उसके थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते थे मेडिटेरेनियन सी को और देन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो इसके दौरान ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ा है और यही 1860 का दौर है जब पीक पीरियड में था इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस दौरान भी आप देखेंगे वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इंडियन वेस्टर्न कोस्ट पर, इंडियन वेस्टर्न पोर्ट्स पे आकर के उतरा करती थी और पूरे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो शहरी बाज़ार हैं, उनमें पेनिट्रेट करती थी वो गुड्स। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज इम्पॉर्टेंट होता चला गया और फिर जिस तरह के ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज वो इम्पॉर्टेंट होता चला गया, कॉटन वहाँ कंसंट्रेट होने लगा, कॉटन टेक्सटाइल एक बड़ा बिजनेस बन गया, मशीन्स वहीं पर आकर के उतरा करती थी यूरोपियन समय में, तो इस वजह से वो महत्वपूर्ण हुआ। रेलवे भी आपने देखा सबसे पहले उसी क्षेत्र में दौड़ाया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। पूर्वी क्षेत्र इस वजह से भी उस लेवल पर विकसित नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें आदिवासी समाज का भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोमिनेटेड था बाय द ट्राइबल सोसाइटीज़। इस तरह से वो ट्राइबल सोसाइटीज़ उस लेवल पे मॉडर्न इकोनॉमिक फोर्सेस के साथ नहीं जुड़ पाई। लेकिन वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें, डेक्कन का फार्मर प्रोग्रेसिव था, कॉटन कल्टीवेशन में उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा और आपने डेक्कन के रिवॉल्ट भी देखे, वो बड़े हद तक इंटरनेशनल सिनेरियो से कनेक्टेड थे, लाइक द अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861, 62, 63 के अराउंड। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से बेहतर जुड़ा है पश्चिमी क्षेत्र भारत का ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इसमें स्विस कनाल का बड़ा रोल है, इंग्लैंड में आने वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बड़ा रोल है, ब्रिटेन की अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में होने वाली कॉलोनीज़ वाया द इंडियन ओशियन एंड द अटलांटिक ओशियन इस रूट का एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज। फिर ब्रिटेन के फैलते हुए कदम मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल एरिया में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट उस समय की डेवलपमेंट थी। तो इस तरह से वेस्टर्न रीजन डेवलप होता रहा और आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे नेचुरल आस्पेक्ट हैं, उसकी हमने बात नहीं की। कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर आए, बैंक्स और इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ वहाँ पर आई, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बड़े लेवल पर वहाँ पर डेवलप हुई। तो इस वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ पर फ्लरिश होता गया, ट्रांसपोर्ट आया, फाइनेंस वहाँ पर ग्रो हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर वहाँ पर ग्रो हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स नेटवर्क वेल इस्टेब्लिश्ड हुए और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स थे लोगों में वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। ये सब चीज़ें हैं कि वो बेहतर विकास कर गया। तो ये ब्रिटिश इम्पैक्ट ही था कि भारत के कुछ रीजन्स ज़्यादा डेवलप्ड रहे इंडस्ट्रियली, कमर्शियली, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने ज़्यादा दिखाई और कुछ रीजन उतने नहीं ग्रो कर पाए। इसकी वजह से एक रीजनल इम्बैलेंस आपको आज भी नज़र आता है क्योंकि फिर वो चीज़ें कंटिन्यूस हुई एक लंबे समय तक, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि बेसिक्स फंडामेंटल्स उस रीजन के कितने स्ट्रॉन्ग हैं हर एस्पेक्ट में। तो ये चीज़ हमने देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो जब मैंने ये बताया कि टाइम एंड स्पेस में ये एक जैसी नहीं रही है, तो फिर क्या उभर कर के आता है, आप इन्हें फेजेज़ में बांट सकते हैं। फेज्ड मैनर में एवोल्यूशन होता है इकोनॉमिक हिस्ट्री का ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और इनको हमने अपने इतिहास के पिछले लेक्चर्स में बहुत ही डीपली पढ़ाया है इन फेजेस को। आज उस कॉन्टेक्स्ट में उतनी डीप जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आज हमें इंडिपेंडेंस में क्या चुनौतियाँ थी हमारे देश के नीतिकारों के सामने, इन्हें समझना ज़रूरी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की वो समझना ज़रूरी है। समझेंगे ही कैसे अगर हमें पता ही नहीं होगा कि प्री इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट क्या कर रहा था, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस में जो पोटेंशियल हो सकते थे उस पोटेंशियल के सामने
जो भी उस समय के रूलर्स ने कंस्ट्रेंट्स खड़े किए हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को ही हमें हटा करके उन पोटेंशियल्स को रियलाइज़ करना है। तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन of the constraints, for the diagnosis of the problem of the disease, we need to understand the case history. So that is important. उसी कॉन्टेक्स्ट में वो चल रहा है। So the thing is, the 3 phases of colonial rule. colonial rule के आप 3 phases easily understand कर सकते हैं। फेज़ 1 की अगर मैं बात करूं तो ये कब से कब तक चला होगा। फेज़ 1 देखिए, फेज़ 1 बहुत प्रोमिनेंटली ऑलमोस्ट 1600 से लेकर के 1800 तक चला है। 200 साल तक ये फेज़ बहुत प्रोमिनेंटली चला है। इस फेज़ में 1600 से 1750 तक का पीरियड तो बहुत प्रोमिनेंट रहा, 150 बरस का। फिर सिर्फ 1750 से 1800 के बीच 50 साल के दौर में इस फेज़ में होने वाली एक्टिविटीज़ में डिक्लाइन होने लगा। क्या था ये फर्स्ट फेज़? ये फर्स्ट फेज़ जो था, इस दौरान जो ब्रिटिशर्स थे वह इंडिया में मेनली एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह ही एग्जिस्ट कर रहे थे और वो प्योर ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व थे। ट्रेड क्या करना रहता था उन्हें इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इंडिया से ले जा करके बाकी मुल्कों में बेचने होते थे। और इंडियन टेक्सटाइल उस समय में, चाहे वो डक्का का, जो आज का बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तब तो भारत ही था, तो चाहे वो डक्का का कॉटन था मुस्लिन, और चाहे ही वो केरल के रीजन में कैलिकट का कैलिकॉस, और चाहे वो सेंट्रल इंडिया का मेनली गोलकोंडा इलाके का चिंट्स, तो चाहे वो मुस्लिन था, चाहे कैलिकॉस था, चाहे वो चिंट्स था, इसकी यूरोप में बहुत भारी मांग थी। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि यूरोपीय कस्टमर्स की ये डिमांड लंबे समय तक अरबी व्यापारी ही पूरी करते थे, भारत से इन वस्तुओं का यूरोप से आदान प्रदान, यानी कि इंडियन आर्टिकल्स का यूरोप के साथ एक्सचेंज और ट्रेड करने में जो मेन मीडिएटर थे, ट्रेडर थे, वो अरब थे। दैट इज़ द रीज़न इंडिया के वेस्ट में जो सी है, दैट इज़ द अरेबियन सी, क्योंकि अरबियन ट्रेडर्स का बहुत बड़ा रोल था। और इसलिए आप देखेंगे कि दैट बेल्ट ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री इक्वेटर टू 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री इक्वेटर टू 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दैट बेल्ट इज़ कॉल्ड द ट्रेड विंड बेल्ट। ट्रेड विंड्स का यहाँ पर आपको इम्पैक्ट स्ट्रांगली नज़र आता है, और वो इसलिए नज़र आता है, इसको ट्रेड विंड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो हैं वो चलती थी समुद्र में, और उन हवाओं का सहारा लेकर के उस समय जो समुद्री जहाज़ हैं वो यात्रा तय करते थे, इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता था। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के अरबी व्यापारियों का दबदबा था, और यूरोपियंस को यही अरबी प्रॉफिट्स जो थे, इनमें अपने लिए अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिख रहे थे कि क्यों ना जो मुनाफा अरबी व्यापारी कमा रहे हैं वो मुनाफा हम भी कमाएं। क्यों नहीं इंडिया की ये हाई प्राइज्ड आइटम्स, जिसकी रशिया में इतनी मांग है, चाइना में इतनी मांग है, यूरोप में तो बम्पर मांग है बम्पर मांग है, क्यों नहीं इन आइटम्स को हम इंडिया से परचेज़ करें और पूरे विश्व भर में इसे बेचें और हम उससे मुनाफा कमाएं। इस उम्मीद के साथ ईस्ट इंडिया कंपनीज़, चाहे वो पुर्तगाल की हों, चाहे वो डच की हों, चाहे ब्रिटिश की हों, चाहे डेन की हों, चाहे फ्रेंच की हों, तो ये सभी ईस्ट इंडियन कंपनीज भारत आती थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स की ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से इन आर्टिकल्स का ट्रेड करती थी वेस्ट के साथ और अच्छा खासा मुनाफा कमाती थी। लेकिन अब इस दौर में यहाँ पर इंडिया को आप ऑब्ज़र्व करिए, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को बेच रहा है। इंडिया रॉ मटेरियल नहीं सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जा रही हैं। तो यकीनन सी बात है कि इंडियन आर्टिजन को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, इंडियन फार्मर को इस चीज़ का एक फ़ायदा तो मिलता होगा, लेकिन फ़ायदा उस स्तर पर नहीं मिलता था। फ़ायदा काफ़ी हद तक वो मिडलमैन, वो ट्रेडर, वो बिजनेसमैन ले जाता था। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि भारतीय उद्योग धंधे, जिन्हें कि घरेलू उद्योग धंधे कहते थे, जैसे कि ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हाथ से चलने वाली लूम्स थी, हैंड लूम्स जिन्हें हम कहते हैं,
तो हथकरघा उद्योग धंधा था, कॉटेज इंडस्ट्री थी, एक विलेज इकॉनमी थी, तो ये चल रही थी अच्छी। ये फर्स्ट फेज़ है जब यूरोपियंस ने व्यापार के माध्यम से भारत से अच्छा खासा पैसा कमाया। सेकेंड फेज़ में आकर के ये चीज़ बदल जाएगी, और यही मैंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक जैसा नहीं रहेगा फेज़, उसमें वेरिएशंस आएंगी। सेकेंड फेज़ जो है थर्ड, टोटल 3 फेजेज़ में, इस सेकेंड फेज़ की बिगनिंग आप मानिए कि 1760 ऑनवर्ड्स आपको शुरू होता नज़र आएगा, और फिर ये बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क करेगा 1914-15 तक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। तो राउंड अप के लिए 1920 कर लेते, तो 1760 से शुरू होकर के 1920 के दौरान ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आएगा। अब ये क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1760 वो ईयर है जिस ईयर में यूरोप यानी कि ख़ास तौर पर ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ पर ग्राउंड बन चुकी थी पहले ही, वहाँ पर ज़बरदस्त एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लगी थी एक समय में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पहले की जो प्री कंडीशन ये थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पर ज़बरदस्त हुआ। उसके कई रीज़न थे। उन्होंने मार्श लैंड, स्वैम्प लैंड्स को रिक्लेम किया एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने लैंड कंसोलिडेशन किया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। जो कॉमन लैंड्स थे, कम्युनिटी लैंड्स थे, उन्हें भी कैपिटलाइज कर लिया, उन्हें भी ऑनरशिप प्रोवाइड कर दी, और बिग लैंडलॉर्ड्स वहाँ पर जन्म ले गए। इसकी वजह से वहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फ्लरिश हो गया। लैंडलॉर्ड बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम आया वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर ने रॉ मटेरियल भी दिया, और एग्रीकल्चर ने रूरल इकोनॉमी को ग्रो भी किया। अच्छी डिमांड भी क्रिएट होगी क्योंकि सरप्लस एग्रीकल्चर की वजह से कमाई भी अच्छी हो रही है, तो रॉ मटेरियल भी हो गया जो चाहिए इंडस्ट्री के लगने के लिए, डिमांड भी क्रिएट कर दी जो चाहिए एक अच्छी मार्केट के लिए, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से फ्री भी कर दिया, जो पॉपुलेशन अब चाहिए होगी इंडस्ट्री में एज एन लेबर काम करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से फ्री किया, एग्रीकल्चर में एक मैकेनाइजेशन दिखने लगा था। और बहुत बड़ा वर्ग था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, जो कॉमन प्रॉपर्टी लैंड से ही अपने लाइवलीहुड्स अर्न करता था, जैसे कि अपने लाइफ स्टॉक को वहाँ पर रियर करता था, वहाँ पर ग्रेजिंग कराता था। उन सब के काम धाम बंद हो गया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, वो चले गए शहरों की ओर। तो इस तरह से वहाँ का एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत 1760 में होती है। उन्होंने कोल से स्टीम और स्टीम से पावर जनरेट करने की ताकत सीख ली, तो कोयले का उपयोग हुआ, कोयले का आविष्कार हो गया। ऐसा लगा कि जैसे जब कोयला डिस्कवर हुआ तो उसके जब यूजेस पता लगे तो इसने वहाँ के स्लोगन ही बदल दिए। तो कोल फॉर द स्टीम एंड स्टीम फॉर द पावर, इस तरह की लाइनें वहाँ छपने लगी, और इसके माध्यम से उन्होंने स्टीम इंजन्स जनरेट किए। वो स्टीम इंजन जहाँ रेलगाड़ी के डब्बे खींचने में मदद करते थे, वो पानी के जहाज़ चलाने में भी मदद करते थे। वही हैंडलूम्स को पावर ऑपरेटेड लूम्स में बदलने में मदद करते थे, क्योंकि कोई भी मशीन को ऑपरेट करना है तरीका तो एक ही है, आपको क्या करना है, पुलीज रोटेट करनी है ना। पुली रोटेट होने लगी अगर एक बार, तो बस चलने लगेगा। वो रेलगाड़ी का वो देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे होता है, पहिया घूमता है, तो वी नीड टू मूव द पिस्टन, फॉर दैट पुलीज को रोटेट करना है अपन को। तो इस तरह से उन्होंने ये काम करने शुरू कर दिए। इससे 1760 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जो 100 ईयर्स लेकर के 1861 में अपने पीक पीरियड को अचीव होता है। लेकिन इस 1760s के इस फेज़ के दौरान जब यूरोप में और ख़ास तौर पर ब्रिटेन में मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो अब होता यह है कि आप किसी इंडस्ट्री को और किसी भी रेवोल्यूशन को तभी सस्टेन कर सकते हैं जब आपके द्वारा फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन की जाए। फैक्ट्री प्रोडक्शन, बिकॉज फैक्ट्री प्रोडक्शन ही होती है जिसमें आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा सकते हैं। देसी भाषा में मैं कहूँ तो जो भी आप इनपुट्स लगा रहे हैं, जिस इनपुट्स के माध्यम से आपको बल्क प्रोड्यूस करना है, ताकि आपने जो इनको इनपुट्स लगाए हैं उन इनपुट्स से जो मैक्सिमम आउटपुट निकल सकती है, उस स्केल को, उस लेवल को आप अचीव करें, तो फिर आपको प्रोडक्शन बम्पर करनी है। वरना वो पावर, वो मशीन, उस पे लगा खर्चा
वो अंडर यूटिलाइजेशन में चला जाएगा, अनयूज्ड, इनएफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसके सामर्थ्य के मुताबिक, उस मशीन के सामर्थ्य के मुताबिक, उस पावर के इनपुट के सामर्थ्य के मुताबिक प्रोडक्शन करते हैं तो फिर आपने पूरा फुल स्केल अचीव किया, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ। अब ऐसे में आपको अल्टीमेट डिमांड भी तो रेज करनी थी, क्योंकि फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन है। सब लोग एक जगह पर आएंगे, अपने अपने घरों में कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं बना रहे, सब एक जगह पे एक फैक्ट्री साइट पे आ रहे हैं, एक स्पेसिफिकेशन मिली है और एक ही तरह से सभी मशीन्स पर गुड बना रहे हैं, तो बल्क प्रोडक्शन है। फॉर दैट यू नीड टू एक्सेस द मार्केट्स, और मार्केट्स ही उस समय में बड़ा आधार बनी है कॉलोनियलिज्म का भी। और यही रीज़न था कि फिर यूरोपियंस ने जिन जिन कंट्री में एंट्री की थी एज ए ट्रेडर और ट्रेडिंग करते थे, फिर इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मांग के तहत जब बाज़ार की मांग उत्पन्न होती देखी कि बड़े बाज़ार चाहिए, बहुत घनी जनसंख्या वाली आबादी वाले मुल्क चाहिए जिन्हें कंज्यूमर के तौर पर हम यूज़ कर सके, तो फिर इन्होंने उन मुल्कों पर अपना राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित किया। तो इन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल करना शुरू किया। तो आप देखेंगे 1750 1760 के अराउंड एक पॉलिटिकल कंट्रोल स्ट्रांगली नज़र आता है इंडियन टेरिटरी का और बाकी रीजन्स का भी। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी भी आपने देखी होगी। फिर इंडियन टेरिटरी, इंडियन पॉलिटिक्स कंट्रोल होने लगी, ताकि इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कमांड्स दिए जा सकें। और वो तभी दी जा सकती हैं जब आप रूलर ऑफ द लैंड हैं, उस टेरिटरी के रूलर है, डिसीजन मेकर हैं, अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते। तो इसी के बेसिस पर आपने ब्रिटिश इंडस्ट्री मेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो कि इंडियन हैंड मेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से सस्ते भी होने लगेंगे, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन हो रही है तो चीप होंगे। सेकंड, क्योंकि वो मशीन बेस्ड हैं तो हर आर्टिकल की स्पेसिफिकेशन विल रिमेन द सेम। हैंडमेड गुड की यही निशानी होती है कि एक के बाद दूसरे आर्टिकल में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशन सेम होगी, तो एक समय में उनकी क्वालिटी बेटर लगने लगेगी कि ये सब स्टैंडर्ड डायमेंशन के हैं। और दूसरी तरफ से अंग्रेज़ों की अपनाई गई वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, जिसके तहत इंडियन आर्टिकल्स जब यूरोपियन मार्केट्स में एंटर होते थे उन पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, लेकिन जब ब्रिटिश आइटम्स इंडिया में एंटर होती थी उन पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगाई जाती थी या बहुत ही नेग्लिजिबल। और जिस भी आर्टिकल में ब्रिटिश प्रोडक्ट पे इंडिया में एंटर होने पे नेग्लिजिबल भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, तो वो प्रोडक्ट इंडिया में, इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट से compete कर जाए, उसके लिए जितनी को इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे उस इम्पोर्टेड आर्टिकल पे, उतनी का इंडियन सेम प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगा देते थे कि उसकी भी आउटपुट कॉस्ट फिर उस प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाए जो ब्रिटेन से इंपोर्ट हुआ है। तो ब्रिटेन से इंपोर्टेड प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव ही बना रहे इंडियन मार्केट में भी। तो इंडिया से यूरोपियन मार्केट छीन ली इंडियन प्रोडक्ट पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके, और ब्रिटिश आर्टिकल्स इंडिया आ सकें और इंडियन मार्केट को भी इंडियन प्रोडक्ट से छीन लें, इसके लिए इंडिया में उनकी एंट्री पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। भारतीय रेलवे का इस्तेमाल वो पूरी तरह से कर सकते थे, उन पर माल भाड़ा कम लगता था एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स। भारत में स्थापित बैंकों का पूरा लाभ उन आर्टिकल्स को मिलता था, क्योंकि भारतीय बैंक और भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज उन सामान की इंश्योरेंस और उन कंपनीज़ को लोन सस्ता देती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन एंटरप्रेन्योर। तो ये रीज़न रहे कि फिर इस 1750-60 से शुरू हुए इस 1914 या 1920 तक के दौर में आप एक रिवर्स देखेंगे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इंडियन इंडस्ट्री रियून हो जाएगी, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अब इंडिया आने लगेंगी। साइकिल रिवर्स हो गया ना, पहले इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिटेन जा रही हैं और अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया आ रही हैं। ध्यान से देखो इस चीज़ को, और इंडियन मार्केट्स को पेनिट्रेट कर रही हैं। तो धीरे धीरे इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म कर दी जाएगी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट ख़त्म कर दिए जाएंगे और इंडिया कन्वर्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से एक कॉलोनियल इकोनॉमी में। मतलब अब इंडिया, क्योंकि आपने हैंडीक्राफ्ट को तबाह कर दिया, इंडियन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, और कुछ क्रिटिक्स इस दौर को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कहते हैं। तो क्योंकि आपने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि देश की
घनी जनसंख्या जो है वो इंडस्ट्री की बजाय वापस एग्रीकल्चर की ओर जा रही है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अब एक उद्योग धंधा या रोज़गार का ज़रिया नहीं रहा। तो इतने बड़े लोगों को आपने फ्री कर दिया कामकाज से, इससे वो वापस एग्रीकल्चर पे गए तो पीजेंट्री भी सफ़र हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर पे अनड्यू प्रेशर आया पॉपुलेशन का और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी फॉल हुई। और ऐसे में इस सरप्लस लेबर को ब्रिटेन ने विश्व भर में उनकी जहाँ भी कॉलोनीज़ थीं, चाहे वो पैसिफिक आइलैंड्स हों, चाहे अफ्रीकन कॉलोनीज़ हों, चाहे अटलांटिक ओशन में सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड्स हों, कहीं पर भी उनकी जो कॉलोनीज़ थी, इंडियन लेबर को वहाँ पर यूज़ किया। तो इस दौर में हुआ ये कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इंडिया आने लगे, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के विदेश जाने के दौर ख़त्म हुए। इंडियन इकॉनमी पूरी तरह से अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इकॉनमी को सर्व करने के लिए एक कॉलोनियल इकॉनमी की तरह डेवलप कर दी गई है। विश्व भर में जहाँ भी ब्रिटिश कैपिटलिज्म और ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टेड था, वहाँ पर इंडियन लेबर और इंडियन रॉ मटेरियल जा कर के एज एन इनपुट अपना रोल प्ले करता था। तो ये फ़ेज़ 2 था। इस फ़ेज़ 2 में ये सफरिंग्स आपको देखने को मिली भारत में। फर्स्ट फेज़ से ये फेज़ बदल चुका, इसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको। इंडियन इंडस्ट्री नुकसान में चली गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यही वो फेज़ है 1750-60 से शुरू होके 1920 तक, जब आप इंडिया में मैक्सिमम रिवॉल्ट्स देखेंगे, रिबिलियन देखेंगे, म्यूटिनी देखेंगे, नेशनल मूवमेंट के खड़े होने का दौर देखेंगे। तो ये फेज़ रहा जब इंडिया ने रियल सेंस में एक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को एक्सपीरियंस किया और देखा कि किस तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपकी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स पे, जब कोई विदेशी लोग और विदेशी मुल्क आपका दोहन करते हैं आपको कॉलोनी समझ करके। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम एंटर होते हैं फ़ेज़ 3 में। ये फ़ेज़ 3 बदल चुका था, इसमें परिवर्तन है। देखिए 1914 से 1918 के दौरान तक वर्ल्ड वॉर 1 चला, इसने सिचुएशंस को बदला। ऐसा नहीं था कि इंडिया में 1750 ऑनवर्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स नहीं एग्जिस्ट करते थे। इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लग रही थी, ईस्ट में जूट इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, हालांकि उन पर इम्पैक्ट यूरोपियंस का था। लेकिन जो वेस्ट में यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रही थी, इसमें इंडियन का रोल इम्पॉर्टेंट था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में ये जो दौर रहा सारा का सारा 1850 के अराउंड का, इस दौर में आपको उद्योग धंधे लगते दिखेंगे भारत के भीतर, लेकिन इन उद्योग धंधों में यूरोपियंस का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। इंडियन एंटरप्रेन्योर और इंडियन इन्वेस्टमेंट कम नज़र आएगी, लेकिन फिर भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स तो हैं। लेकिन उनके साथ मैंने बताया भेदभाव का माहौल, भेदभाव किया जाता था। चाहे वो फिर रेलगाड़ी में अपना सामान ले जाना हो तो उन्हें दुगना तिगना किराया देना पड़ता था। चाहे इंडियन बैंक्स, जो कि उस समय में यूरोपियंस के कैपिटल से भरे हुए थे, यूरोपियन पैसे से चल रहे थे, तो चाहे वो इंडियन बैंक्स हों, चाहे वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, उनका समर्थन यूरोपियन व्यापारी को रहता था, इंडियन व्यापारी को नहीं रहता था। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी सपोर्ट नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें अगर देखें तो जो पोटेंशियल इंडियन बिजनेस हाउसेस में हो सकता था, इंडियन एंटरप्रेन्योर जिस हाइट तक जा सकता था, वो नहीं जा पाया। लेकिन क्योंकि एफर्ट्स थे, उनके पास भी एक कैपिटल था, लंबे समय से वो भी ट्रेडर के माध्यम से ही सही, लेकिन कॉमर्स का एक ज्ञान तो रखते थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी में शामिल थे, और इसलिए वो ईज़िली और जल्दी अडेप्ट हो गए इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी और इंडस्ट्री के इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ में। तो इसकी वजह से अब जैसे ही उन्हें वो प्रोटेक्शन मिलेगा, उनका एंथुसिज्म रेडिली आपको नज़र आ जाएगा, और वो होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है ब्रिटिशर्स एक पार्टी के तौर पर युद्ध लड़ रहे थे। एक तरफ ब्रिटेन था, यूएसए था, फ्रांस था, और दूसरी तरफ जर्मनी था, इटली था। तो ये जो मुल्क एक दूसरे से युद्ध में थे, इसमें ब्रिटेन मेन पार्टी था, और उस पार्टी के तौर पर
ब्रिटेन को बहुत बड़े पैमाने पर गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी। उसे हर कॉलोनी से मैन मटेरियल मनी की ज़रूरत थी। तो ऐसे में बड़े लेवल पर उनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर या तो वर्क नहीं कर पा रही थी और या वो अपनी कंट्री की आर्मी और अदर रिक्वायरमेंट्स की डिमांड को फुलफ़िल करने में लगी थी। ऐसे में आर्मी के द्वारा क्रिएट की गई एक्सेस डिमांड फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर सप्लाई बैग्स, फॉर यूनिफॉर्म, फॉर द आर्म्स वेपन्स, तो आपको आयरन चाहिए, जूट चाहिए, कॉटन चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे में इंडियन उद्योग धंधों को ना चाहते हुए भी ब्रिटिशर्स के द्वारा एक प्रोटेक्शन दी गई कि अब यूरोप ब्रिटेन से आने वाली गुड्स जो इंडिया में एंटर होंगी उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा। तो उस सपोर्ट की मिलने की वजह से इंडियन इंडस्ट्री ज़बरदस्त तरीके से फ्लरिश हुई, क्योंकि उन गुड्स के माध्यम से ही ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश बैटल नीड्स सेटिस्फाई हो रही थी। इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला। तो 1920 का ये दौर है, 1930 का ये दौर है, इंडियन इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन मिलता है और इसे आप टैरिफ प्रोटेक्शन के तौर पर देख सकते हैं। मोस्टली जो प्रोटेक्शन दिया वो टैरिफ प्रोटेक्शन की कैटेगरी में दिया और इस टैरिफ प्रोटेक्शन की वजह से एक ग्रोथ आपको इंडियन इंडस्ट्री की नज़र आती है। तो ये फेज़ 3 है, चेंज हो गई कंसेप्ट। ये वैसी इंडस्ट्री नहीं है जो फेज़ 1 में थी, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। ये मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं। ये वैसी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं जैसी फेज़ 1 में थी, जो कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ थी, जो विलेजेस में थी, ख़ास तौर पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, और जो क्लासिकल आर्टिजन्स के द्वारा, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी की एक हेरिडिटरी कंसेप्ट है कि जो स्किल है वो पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र सीखता चला जा रहा है, ये वैसी नहीं थी। ये फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शंस थी, ये मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी, ये हैवी मिनरल्स पर रिलाई करने वाली इंडस्ट्रीज़ थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें फ़र्क नज़र आता है। ये उस समय की इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं जो रूलर द्वारा ख़ास डिमांड क्रिएट की जाती थी, राजघरानों के द्वारा, राजशाही के द्वारा। तो उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो आर्टिजन्स और वो हॉट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फ्लरिश करती थी। ये इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें एक तरह का टैरिफ प्रोटेक्शन मिला है और ये एक्सपोर्ट्स की वजह से ग्रो हो रही हैं, क्योंकि उस समय में ब्रिटिशर्स की वॉर नीड्स को ये सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये अंतर है, लेकिन एक इंडियन इंडस्ट्री आपको इस दौर में भी उभरती नज़र आती है। ये दौर बदल चुका था, ब्रिटिशर्स पे अब नेशनल मूवमेंट का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। तो नेशनल मूवमेंट के प्रेशर के तहत फिर ब्रिटिशर्स के सामने दबाव था, क्योंकि रशिया 1917 के इस वर्ल्ड वॉर के दौरान रशियन रेवोल्यूशन कर चुका था और वहाँ पर प्रोलेटेरिएट्स का कंट्रोल हो चुका था और वहाँ पर जो एक बर्गोइज सेक्शन, जिसे आप बुर्जोआ भी कहते हैं, का सेक्शन का जो एक रूल था वो आपको ख़त्म होता नज़र आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और प्रोलेटेरिएट्स यानी कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स का स्टेट कंट्रोल होता नज़र आएगा, क्योंकि वो कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट को, स्टेट को। इस चीज़ का भी ब्रिटिशर्स पे दबाव था कि भारत में भी इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं कि ऐसी आवाज़ें उठें, क्योंकि इंडिया में रशियन रेवोल्यूशन से प्रेरित कम्युनिस्ट क्लासेस, सोशलिस्ट क्लासेस ग्रो करने लगी थी, ये आइडियोलॉजीज़ भी ग्रो होने लगी थी। फिर अमेरिका पे प्रेशर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जर्मनी, ये भी एज एन इकॉनमी ग्रो करने लगे थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और यूएस क्योंकि अलाय भी था ब्रिटेन का, तो उसका दबाव भी था ब्रिटेन के ऊपर कि इंडिया में कुछ राइट्स आप रिस्टोर करें और एक लेवल पर उनको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का काम करें। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की खड़ी होती नेशनल मूवमेंट का दबाव ब्रिटिशर्स पर था। इसलिए फेज़ 3 में हमें वेरिएशन दिखी, एक लेवल पे सपोर्ट आपको इंडियन इंडस्ट्री को मिलती दिखती आई, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर ओवरऑल एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1926 टू 1931 जो अमेरिका में हुआ था। उसने भी एक दबाव पैदा किया भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर और चीज़ें फिर से बदलने लगी। और वो ट्रेंड यहाँ बदल जाते हैं कि जो प्रोटेक्शन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मिली, ब्रिटिशर्स उन्हें वापस लेना चाहते थे,
क्योंकि अमेरिका सफ़र कर रहा था, ब्रिटिश आइटम्स अमेरिका में अब उस लेवल पे बिक नहीं सकती थी, उन्हें वापस से इंडियन मार्केट में खपाने के लिए फिर से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को जो प्रोटेक्शन मिली थी कि ब्रिटिश आइटम से इंडिया पे एंटर होने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने लगी थी, वो इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर दी गई। ब्रिटिश आइटम्स फिर से इंडिया एंटर होने लगी थी और इंडियन आइटम्स पे फिर से ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी गई ताकि वो ब्रिटिश मार्केट को एक्सेस ना कर सकें। इस तरह से उद्योग धंधे फिर से जब सफ़र होने लगे तो फिर से आपने देखा कि उन्होंने नेशनलिस्ट लीडर्स को की सपोर्ट की, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ गांधी जी के द्वारा। अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बनाया गया कि उद्योग धंधों को, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 के दौरान फिर से वो सिनेरियो क्रिएट हुआ जो वर्ल्ड वार 1 में हुआ था, इंडस्ट्री को फिर सपोर्ट मिली। तो ये जो इंटर वॉर पीरियड है, इस दौरान एक इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखती है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो ग्रोथ आपको नज़र आएगी, इसमें स्केल वो अचीव नहीं हो पाएगा। अगर आप वर्ल्ड वार 1 तक की बात करें तो तब तक आपको जो इंडियन इंडस्ट्री है या फिर यूरोपियन इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री नज़र आती है, ये मेनली किस कॉन्टेक्स्ट में नज़र आती है? ये आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नज़र आएगी, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री नज़र आएगी, या कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री की फॉर्म में नज़र आएगी। टी इंडस्ट्री होगी, कॉफ़ी इंडस्ट्री होगी, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ आपको, टबैको इंडस्ट्रीज़ होगी तो टबैको होगा, टी होगा, कॉफ़ी होगा, इस तरह के क्षेत्र में नज़र आएंगे। लेकिन इंटरवॉर पीरियड की जब बात करेंगे, उस समय में जो इंडस्ट्री नज़र आएगी वो आपको स्टील में नज़र आएगी, शुगर में नज़र आएगी, सीमेंट में नज़र आएगी, इंजीनियरिंग गुड्स में नज़र आएगी। मतलब कि जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उनके सब्सटीट्यूट इंडिया में ही डेवलप होंगे। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नज़र आएंगी ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड। तो वॉर से पहले और वॉर से के दौरान की इंडस्ट्रीज़ के कैरेक्टर में भी फ़र्क है। जब वॉर तक की बात करें तो मेनली कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटरवॉर पीरियड के दौरान आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज़ नज़र आ रही हैं जो उन आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही हैं जो आइटम्स प्योरली इंपोर्ट होते थे। तो इससे इंपोर्ट रुकेगा, इंडिया में ही इंडस्ट्रीज़ उन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगी। ये उस दौर में एक ऑब्जर्व हुआ। तो देखिए, हमने 3 फेजेस को यहाँ पर समझा। तो ब्रिटिशर्स के दौरान तीनों फेजेस अलग रहे और इन तीनों फेजेस में एक चीज़ क्लियर हुई कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने से डिस्करेज किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़। ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश बिजनेस ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया, उन्हें ऑलवेज सपोर्ट किया। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई भी, चाहे वो इंडियन